सोनल अपनी भूलने की आदत से परेशान थी। अब देखो सारा राशन आ गया, लेकिन एक छोटी सी चीज के लिए अब मुझे किराना की दुकान पर जाना ही पड़ेगा। झट सोनल निकल गई घर से बाहर। 5 मिनट के अंदर वह पहुंच गई किराना की दुकान पर। जैसे ही सोनल दुकान के अंदर घुसने को हुई, तभी अचानक अपने पिता राजेश जी को देखकर रुक गई। उसके पिता राजेश जी फुटपाथ पर अकेले खड़े थे। जब वह बाहर आई तो देखा उनके इर्द गिर्द 15-20 आदमियों की भीड़ इकट्ठा थी। अपने पिता की ऊंची गुस्से से भरी आवाज सुनकर उसने समझ लिया कि वे किसी से झगड़ रहे हैं। गधा, अंधा, इडियट, बेवकूफ। राजेश जी के मुंह से निकले ऐसे कई शब्द सोनल के कानों में पड़ गए थे। उनसे उलझा हुआ युवक मोटरसाइकिल पर बैठा था। वो हर वाक्य के बाद राजेश जी के लिए बुढ़े, बूढ़ों और सठिया गया इंसान जैसे विशेषणों का प्रयोग कर उनके गुस्से को बार बार भड़का रहा था। अपने पिता के सफेद कुर्ते पजामे पर कीचड़ के निशानों को देख सोनल झगड़े का कारण फौरन समझ गई। पवन। सोनल ने मोटरसाइकिल पर बैठे युवक को पहचान कर जोर से डांटा। इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पवन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक सुंदर युवती को झगड़े में हिस्सेदार बनते देख भीड़ की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। सोनल, तुम्हें इनके मुंह से निकलने वाली गालियों को भी सुनना चाहिए। पवन ने उत्तेजित लहजे में सफाई दी। अरे बारिश का मौसम है तो छींटे पड़ सकते हैं। ये बुढ़ऊ ना होकर कम उम्र के होते तो अब तक मैंने इनके दांत तोड़कर इनके हाथ में। तुम जिनके दांत तोड़ने की बात कर रहे हो वे मेरे पिता हैं। अरे नहीं। पवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम एक बुजुर्ग इंसान से इतनी गंदी तरह से बोल सकते हो। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुस्से में मैंने जो गलत शब्द। माफ़ी और तुम जैसे घटिया बदतमीज इंसान को कभी नहीं। राजेश जी ने गुस्से से लाल होकर फैसला सुना दिया। सर, आपने भी मुझे खूब डांटा है और अपशब्द। मुझे तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना है। तुम इस नालायक इंसान को कैसे जानती हो बेटी? राजेश जी ने सोनल से पूछा। पापा, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। तुम इस बदमाश से अब कोई संबंध नहीं रखोगी। पवन, तुमने मेरे पापा के लिए जो अपशब्द मुंह से निकाले हैं उनके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कह सोनल अपने पिता का हाथ थामकर वहाँ से चलने लगी। सोनल, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ। पवन अब परेशान व घबराया सा नजर आ रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सोनल मुंह फेर कर चल दी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान का मुंह काला कर उसे सड़कों पर घुमाया जाए, कह पवन को कुछ पल गुस्से से घूरने के बाद राजेश जी अपनी बेटी के साथ चल पड़े। पवन के मोटरसाइकिल स्टार्ट करते ही भीड़ ने छटना शुरू कर दिया। घटना स्थल से विदा होते समय पवन काफ़ी गंभीर नजर आ रहा था। राजेश जी ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी पूनम जी को सारी घटना का ब्यौरा सुनाया। शाम को पार्क में घूमते हुए अपने हम उम्र दोस्तों से सारी बात कही। आज के युवा वर्ग के गलत व्यवहार को लेकर दोनों जगह उन्होंने अपने मन की कड़वाहट खूब निकाली। पापा, उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है ऑफिस में। जो मेरे पापा की बेइज्जती करे मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी। सोनल के मुंह से यह बात 2 दिन बाद सुनकर राजेश जी के मन को बड़ा चैन मिला। उनका पवन से झगड़ा रविवार के दिन हुआ था। अगले रविवार तक वे सारी बात को लगभग भूल चुके थे, लेकिन पवन के माता पिता को अचानक अपने घर आया देख उनका मन पूरी घटना को याद करके फिर से ताज़ा हो गया। अपने यूं अचानक आने का मकसद पवन की माँ जानकी जी ने आंखों में आंसू भरकर उन तीनों के सामने बयान किया। भाई साहब, पवन सप्ताह भर से न ठीक से खा रहा है न सो रहा है। ढंग से हंसना बोलना पूरी तरह से भूल गया है। उसका उदास मुरझाया चेहरा हमसे देखा नहीं जाता। बड़ा गहरा सदमा लगा है उसे। अपने बेटे की दयनीय हालत बयां करते हुए जानकी जी की आंखों से आंसू बह निकले।
आपकी बातों पर विश्वास करना कठिन लग रहा है मुझे। राजेश जी हैरान परेशान नजर आने लगे। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे आपका बेटा संवेदनशील इंसान नहीं लगा था। उसने बड़े गंदे ढंग से मुझसे बात करी थी। राजेश जी, वह सचमुच अपने व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा और दुखी है। प्लीज आप हम पर तरस खाइए और उसे माफ कर दीजिए। पवन के पिता महेश्वर जी ने भावुक अंदाज में हाथ जोड़कर कहा। राजेश जी ने फौरन कहा, भाई साहब, आप यूँ दुखी ना हो। बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि माफ़ी ना दी जा सके। मेरा गुस्सा तो कब का जा चुका है। आप पवन को कहिएगा कि मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया है। वह बाहर कार में बैठा है, अंदर आने का हौसला अपने भीतर पैदा नहीं कर पा रहा था। अगर यह बात आप खुद उससे कह दें तो उसका असर ज़्यादा होगा। अरे, उसे अंदर आना चाहिए था। सोनल, तुम उसे बुला लाओ। राजेश जी ने अपनी बेटी को आदेश दिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पापा, आपकी जो मर्जी हो करो, पर मैं उससे एक शब्द भी बोलना नहीं चाहती हूँ। गुस्से से पैर पटकती सोनल ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली गई। अपनी बेटी के व्यवहार पर शर्मिंदा से होते राजेश जी खुद उठकर पवन को बुलाने चले तो पूनम जी भी उनके साथ चल पड़ी। पवन के माता पिता भी बाहर आ गए। बाहर सड़क पर ही राजेश जी ने पवन को पहले प्यार से बुजुर्गों के साथ सदा सही ढंग से पेश आने की बात समझाई और फिर सिर पर हाथ फिराते हुए उसे माफ़ करने की बात कही। सर, मेरा गंदा व्यवहार माफ़ी के काबिल ही नहीं है। पवन का चेहरा उदास और मुरझाया हुआ ही बना रहा तो सबकी बेचैनी व चिंता फौरन बढ़ी। पूनम जी ने पवन को घर के अंदर चलने का निमंत्रण दिया, पर वह राजी नहीं हुआ। आंटी, सोनल की आंखों में मैं अपने लिए गुस्से व नफरत के जो भाव देखता हूँ, वह मेरे लिए असहनीय है। उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। पवन की दर्द भरी आवाज़ सबके दिल को छू गई। उसको समझाने बुझाने का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया। वो सबकी बातें सिर झुकाकर सुनता रहा, पर उदासी का कोहरा उसके चेहरे पर से आखिर तक नहीं हटा। अचानक कार से निकलकर पवन ने नए कुर्ते पजामे का जोड़ा राजेश जी के हाथों में पकड़ाते हुए सुस्त लहजे में कहा, सर, आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, माफ़ी तो मैंने तुम्हें वैसे ही दे दी है। राजेश जी को यूं उपहार स्वीकार करना बड़ा अटपटा सा लग रहा था। उनका जवाब सुनकर पवन का चेहरा एकदम से बुझ गया। तभी पूनम जी ने हस्तक्षेप करके कुर्ते पजामे का सेट अपने पति के हाथ में जबरदस्ती पकड़ाकर उन्हें पवन का उपहार स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। विदा होने तक पवन के चेहरे पर किसी तरह की मुस्कान नहीं उभरी थी। वह बुझा बुझा सा ही चला गया। महेश्वर जी और जानकी जी की आंखों में चिंता के भावों को बरकरार देखकर राजेश जी व पूनम जी का मन भी बेचैनी व तनाव का शिकार बना रहा। उन्होंने सोनल के कमरे में जाकर उसे भी समझाया, गलती इंसान से हो जाती है बेटी। मेरे अनुमान के विपरीत यह पवन भावुक और संवेदनशील इंसान निकला है। उसके मन को और दुखी करना ठीक नहीं है। तुम भी उसके साथ अपना व्यवहार सहज व सामान्य कर लो। उसका डिप्रेशन से जल्दी निकलना बेहद ज़रूरी है। राजेश जी की आवाज़ में चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैं उससे ज़बरदस्ती बात नहीं करूँगी। उसकी बदतमीजी के लिए मैं उसे कभी माफ़ करने वाली नहीं हूँ। सोनल का गुस्सा अपनी जगह कायम रहा। इतना ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है बिटिया रानी। वह मेरा कसूरवार था। अब मैंने उसे माफ़ कर दिया है तो तुम भी उसके साथ सहज व्यवहार करो। ये मुझसे नहीं होगा पापा। बेटी, वो दिल का बुरा नहीं निकला। मुझे नया कुर्ता पजामा भी गिफ्ट कर गया है। अपनी जिद पर अड़ी रहकर तुम उसके दिल को और तकलीफ मत पहुंचाओ। मुझे उसके दिल की तकलीफ की चिंता नहीं है पापा। सोनल का रूखा जवाब सुनकर राजेश जी को गुस्सा आ गया। बेटी को समझाने की बात भूलकर वो उसे डांटने डपटने लगी। सोनल जवाब में खामोश रही, पर उसका मुंह नाराजगी से सूज गया। पवन को माफ़ी देने का मामला इनके घर का माहौल तनावग्रस्त कर गया था।
पवन अभी भी उदास और गुमसुम बना हुआ है। 2 दिन बाद महेश्वर जी से फ़ोन पर यह खबर सुनकर राजेश जी परेशान हो उठे। इस विषय पर उन्होंने पत्नी से देर तक बातें की। उन दोनों की सहानुभूति अब पवन व उसके माता पिता के साथ थी। सारे मामले की खलनायिका उन्हें अपनी बेटी प्रतीत हो रही थी, जिसने पवन के साथ सीधे मुंह वार्तालाप करना अभी भी आरंभ नहीं किया था। पवन की उदास हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसकी खबर इन दोनों को विक्रम साहब के द्वारा आगामी रविवार को मालूम पड़ी। वे पवन और सोनल के बॉस थे। राजेश जी, अब आप ही सोनल को समझाइए कि वह पवन से ठीक तरह से पेश आने लगे। बात बात पर उसे ताने देना, उसे बेइज्जत करना सोनल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विक्रम साहब ने पिता से बेटी की शिकायत करी। इस विषय पर मैं उसे कई बार डांट चुका हूँ कपूर साहब। पता नहीं क्यों वो सारी बात भूलने को तैयार नहीं है। राजेश जी परेशान हो उठे। विक्रम साहब बोले, पवन अच्छा समझदार और अपने काम में कुशल आदमी था। उसकी अगली प्रमोशन का समय बिल्कुल सिर पर आ पहुंचा है और वो है कि सारा दिन खोया खोया सा रहता है। मैं उसकी मनोदशा को लेकर सचमुच बेहद चिंतित हूँ। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त होते थे। अब सोनल उसे झिड़कती रहती है। दोनों की दोस्ती को सचमुच किसी की नज़र लग गई है। विक्रम साहब का यह वाक्य राजेश जी को बाद में बार बार याद आता रहा। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि सोनल ने कभी पहले पवन से अपनी अच्छी दोस्ती की चर्चा घर में नहीं की थी। कहीं पवन और सोनल ज़रूरत से ज़्यादा गहरे दोस्त तो नहीं थे। मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना। रात को सोते समय राजेश जी ने अपने मन की चिंता पूनम से कही। मुझे नहीं लगता कि उनके बीच प्रेम का कोई चक्कर चल रहा होगा। पवन अमीर खानदान का बेटा है, वे लोग ब्राह्मण हैं और हम यादव। एक स्कूल हेडमास्टर की बेटी में पवन की क्यों दिलचस्पी होगी। पूनम की इस दलील ने राजेश जी के मन में बनी बेचैनी को बड़ी हद तक शांत कर दिया। अगले रविवार की सुबह सोनल की अनुपमा मौसी उनके घर पहुंची। उनके हाथ में खूबसूरत गुलदस्ता देखकर इन तीनों को याद आया कि आज राजेश जी और पूनम की शादी की 25वीं सालगिरह है। शाली साहिबा, अब तक तो तुम आज के दिन कभी गुलदस्ता नहीं लाई थी। आज क्या खास बात है जो इतना सुंदर गुलदस्ता भेंट कर रही हो? राजेश जी ने अपनी शाली को छेड़ते हुए सवाल पूछा। जीजा जी, मैं तो इस बार भी आपके लिए स्वेटर ही लाई हूँ। ये फूल तो पवन ने भेजे हैं। अनुपमा ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पवन ने? राजेश जी चौंके। तुम उसे कैसे जानती हो? वो हमारी कॉलोनी में ही तो रहता है जीजा जी। अच्छा, पर तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया उसका मौका ही नहीं पड़ा। अच्छा यह बताइए कि आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते हो? वो अपनी गलती मान तो चुका है जीजा जी। राजेश जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। अरे, मैं अपने उस चचा को सैकड़ों बार माफ़ कर चुका हूँ। अब कैसे समझाऊँ मैं उसे यह बात? वो बेचारा बड़ा दुखी नजर आ रहा था। सोनल, तुम उससे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती हो? मौसी ने उसे प्यार भरे गुस्से से घूरा। मौसी, मैं तो उससे बात ही नहीं करती हूँ, सोनल ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मुझे अब पवन से नहीं बल्कि अपनी बेटी से कहीं ज़्यादा शिकायत है। यह उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बदतमीज साबित हो रही है। राजेश जी को एकदम गुस्सा आ गया। पूनम और अनुपमा ने फौरन उन्हें शांत किया। सोनल ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। पवन के मन में जो अपराध बोध का भाव बैठ गया है उसे जल्दी से हटाना बेहद ज़रूरी है जीजा जी। उसकी उदासी की जड़ें गहरी होकर उसके व्यक्तित्व को बिगाड़ती जा रही हैं। अनुपमा ने चिंतित लहजे में अपनी राय प्रकट करी। तुम ही सलाह दो कि हम क्या करें। पूनम ने अपनी छोटी बहन की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। मेरे ख्याल से हमें पवन और उसके माता पिता को आज शाम को यहाँ खाने पर आमंत्रित करना चाहिए। पार्टी के माहौल में आप दोनों उसके मन की परेशानी ज़रूर दूर कर सकेंगे। हाँ, ये ठीक सलाह दी है तुमने। राजेश जी ने अनुपमा के प्रस्ताव को फौरन मंजूरी दे दी। किसी से कुछ भी कहे बिना सोनल वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई।
उसके ऐसा करने से घर का माहौल कुछ भारी ही बना रहा। महेश्वर जी, जानकी जी और पवन रात 8 बजे के करीब उनके घर आ गए। पवन का मुरझाया चेहरा किसी की आंखों से छिपा नहीं रहा। राजेश जी के सामने आकर पवन कुछ कहता, उससे पहले ही उन्होंने उससे कहा, बरखुरदार, तुम आज माफ़ी शब्द को अपनी ज़बान पर नहीं लाओगे। मेरा मन बिल्कुल साफ है। तुम मुझे उस दिन की सारी घटना सदा के लिए भूल जाने का आश्वासन दो, तो यह मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। पवन ने उनकी बातों का कोई जवाब देने के बजाय झुककर उनके पैर छू लिए। राजेश जी ने भावुक होकर उसे गले से लगाया तो सोनल को छोड़ वहां उपस्थित तीनों महिलाओं की पलकें गीली हो उठी। आज खूब हंसते मुस्कुराते हुए पार्टी का आनंद लो पवन। पूनम जी ने पास आकर उसकी पीठ को प्यार से थपथपाया। जब सोनल मुझसे हंसकर नहीं बोलती है तो मैं वैसा कैसे कर सकूंगा? पवन ने तनावग्रस्त लहजे में सोनल की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबकी नज़रों का केंद्र एकाएक सोनल बन गई। उसने खामोश रहते हुए अपनी नज़रें झुका ली। तुम सोनल की तरफ ध्यान ही मत दो पवन, अनुपमा ने उसे मुस्कुराते हुए सलाह दी। मैं उसका दोस्त बने रहना चाहता हूँ बस, लेकिन वो मुझे शायद कभी माफ़ नहीं करेगी आंटी। पवन भावुक हो उठा। अनुपमा ने सोनल की तरफ घूम कर कहा, बेटा तुम इसे दिल से माफ़ कर दो। सोनल ने ना अपनी खामोशी भंग करी और ना ही नज़रें उठाई। यह मामला तो पेचीदा हो गया है, पर इसका एक हल मेरी समझ में आ रहा है। अनुपमा एकाएक गंभीर हो गई। वो हल क्या है? अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चिंतित जानकी जी ने फौरन उत्सुकता जाहिर करी। जीजा जी, दीदी, क्या आप दोनों पवन को अब नेक दिल इंसान मानते हो? जानकी को जवाब ना देकर अनुपमा अपनी दीदी व जीजा जी की तरफ घूमी। हाँ, उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया। और आप दोनों पवन को हंसी खुशी से भरा देखने के इच्छुक है ना? वो फिर पवन के माता पिता की तरफ घूमी। अपने बेटे की हंसी खुशी से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, महेश्वर जी ने भावुक होकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि अगर हम इन दोनों को दोस्ती से कहीं ज़्यादा मजबूत गहरे रिश्ते में बांध दें तो सारी समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। अनुपमा का इशारा किस तरफ है इसे समझने में किसी को भी ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं सोनल को अपनी बहू बनाने को बिल्कुल तैयार हूँ। सारी समस्या का इससे बढ़िया समाधान हो ही नहीं सकता है। जानकी जी की ममता ने अपने बेटे की खुशियों की खातिर इस निर्णय पर पहुंचने में महेश्वर जी से कोई सहायता नहीं ली। महेश्वर जी ने अपने बेटे को पिछले कई हफ्तों में पहली बार खुशी से मुस्कुराते देखा तो वे भी खुश हो उठे। आपके घर से रिश्ता जोड़कर हमें बेहद प्रसन्नता होगी। महेश्वर जी ने आगे बढ़कर राजेश जी के कंधों पर दोस्ताना अंदाज में हाथ रखा। भाई साहब, मैं दहेज में ज़्यादा, हमें दहेज नहीं, अपने बेटे का अच्छा स्वास्थ्य व खुशियाँ चाहिए। महेश्वर जी ने उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें खामोश कर दिया। हम दूसरी जाति के, पूनम को आगे बोलने से पहले जानकी जी ने रोका और अपने गले से लगा लिया। पवन की हाँ तो उसकी मुस्कुराहट से ही जाहिर हो रही थी। सोनल, अब तुम भी अपना जवाब सुना दो। अनुपमा की इस पेशकश ने सोनल को फिर से सबकी नज़रों का केंद्र बना दिया। सोनल धीरे धीरे चलकर अनुपमा के पास आई और उनके कान में बेहद धीमे से फुसफुसाकर बोली, मेरी प्यारी मौसी, बधाई हो। आपका मार्गदर्शन पाकर मैं अपना मनपसंद जीवन साथी पा गई हूँ। माना कि पवन ने उदास दिखने का बढ़िया अभिनय लंबे समय तक किया, पर सारी योजना तो आपकी ही थी। दहेज व जात पात के झंझट से बचाकर हमारी शादी पक्की कराने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मौसी का गाल चूमकर सोनल अपने कमरे में भाग गई। वह कह रही है कि अगर भविष्य में कभी माफ़ी ना मांगने का वादा पवन करे तो वो इस शादी को हाँ करती है। अनुपमा की इस बात पर सबका सम्मिलित ठहाका ड्राइंग रूम में गूंज उठा और सब एक दूसरे को नए रिश्ते में बंधने की शुभकामनाएं देने लगे। यह राज तो बाद में कई महीनों बाद खुला
कि ना पवन के पिता तैयार होते कि यादव के घर में शादी हो, और ना सोनल के माता पिता की हिम्मत होती कि वे उस घर में संबंध मांगने जाएं जहां उनको हैसियत से कम समझा जाता हो। सोनल के पिता हेडमास्टर ही थे, पर वे अपने छात्रों में बेहद लोकप्रिय थे और उनसे पढ़े बच्चे अब IAS, MBA, CO बन गए थे। सब ने तय कर रखा था कि राजेश जी के रिटायर होते ही एक बड़ा कोचिंग सेंटर खोला जाएगा जिसकी सारे देश में ब्रांचें होंगी। सोनल जानती थी कि उसके पिता के गुण क्या हैं और वह नहीं चाहती थी कि पवन के पिता कभी उन्हें हीन समझें। तभी तो उनकी मौसी की बात से बात बनी। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।